नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी हब 890 पर। मेरा नाम है आभा प्रजापति। अब देखते हैं आगे के प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 14, आइसोडापन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आइसोडापन वह रेखा है जो समान कुल लागतों के बिंदुओं के बिंदु पथ को जोड़ती है। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार जब किसी स्थान पर उद्योगों के स्थानीयकरण में परिवहन लागत की तुलना में श्रम लागत कम होती है तो इस स्थिति में उद्योगों की अवस्थिति में परिवहन लागत का महत्व समाप्त हो जाता है और श्रम लागत ही उद्योगों की स्थिति की निर्धारक होती है। इस प्रकार आइसोडापन उद्योगों की स्थापना में श्रम लागत लेबर कॉस्ट से संबंधित है। किसी भी स्थान पर उद्योग को स्थापित करते समय उद्योगपति यह विचार करता है कि परिवहन लागत और श्रम लागत पर खर्च कितना होगा। इस समस्या के निराकरण के लिए वेबर महोदय ने आइसोडापन का प्रयोग किया है। आइसोडापन की रचना में एक बाजार एम मार्केट तथा एक कच्चे माल का स्रोत सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल SR दर्शाए गए हैं। वेबर ने इसकी रचना करते समय दो धारणाएं मानी हैं। नंबर 1, कच्चे माल तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए प्रति टन किलोमीटर परिवहन व्यय एक समान है। एम बिंदु से खींचे गए संकेंद्रीय वृत्त सभी स्थानों में एम तथा परिवहन व्यय को प्रदर्शित करते हैं, जबकि SR के चारों ओर खींचे गए एक संकेंद्रीय वृत्त SR से सभी स्थानों तक परिवहन व्यय को दर्शाते हैं। दोनों प्रकार के संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे प्रति टन परिवहन व्यय की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 2, कच्चा माल भार ह्रासमान पदार्थ है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में 50% भार कम हो जाता है। माना उद्योग कच्चे माल के स्रोत SR पर स्थित है। इस दशा में प्रति एक टन माल को M तक ले जाने के लिए 10 इकाई परिवहन व्यय होगा। यदि उद्योग M मार्केट में स्थापित किया जाता है तो परिवहन व्यय 20 इकाई होगा, क्योंकि उद्योग में 1 टन उत्पादित माल के मुकाबले में 2 टन कच्चे माल को 10 इकाई दूरी तक ले जाना होगा। दूरी अवस्था में मान लिया जाए तो उद्योग X स्थान पर स्थापित किया जाए तो परिवहन के कुल व्यय में कच्चे माल पर 8 इकाई SR से 2 टन कच्चे माल की ढुलाई 4 संकेंद्रीय वृत्तों तक तथा उत्पादित माल पर 10 इकाई M से 1 टन उत्पादित माल की 10 वृत्तों तक ढुलाई सम्मिलित है। इस प्रकार कुल परिवहन व्यय 18 इकाई हो गया। Y स्थान पर उद्योग स्थापित करने से 13 इकाई परिवहन व्यय कच्चे माल पर 2 टन कच्चा माल 6.5 इकाई दूरी तक तथा 5 इकाई परिवहन व्यय उत्पादित माल पर 1 टन उत्पादित माल 5 इकाई दूरी तक होगा। इस प्रकार Y स्थान पर भी कुल परिवहन व्यय 13 + 5 = 18 इकाई है। आइसोडापन उन सभी बिंदुओं को मिलाती है जहां पर कुल परिवहन व्यय 18 इकाई है, अतः इस रेखा पर कहीं भी उद्योग स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इस स्थान पर सस्ते श्रम की उपलब्धता बढ़ते परिवहन लागत को पूरा कर देती है। आइसोडापन पर स्थित सभी स्थानों के लिए 18 इकाई परिवहन व्यय जो SR की तुलना में 8 इकाई अधिक है। इस प्रकार ऐसे सभी बिंदु जहां कारखाने को स्थापित करने में केवल 8 इकाई अधिक परिवहन खर्च होगा, इस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को निर्णायक या क्रांतिक आइसोडापन क्रिटिकल आइसोडापन कहा गया है। यह है आइसोडापन का डायग्राम। यहाँ पर M बाजार क्षेत्र ये रहा, फिर है SR कच्चे माल का स्रोत ये दर्शाया गया है, फिर दूरी की इकाइयाँ ब्लू पेन से, और आइसोडापन क्रिटिकल आइसोडापन ये जो है ये डॉटेड रेड पेन से है। इस एरिया में कहीं भी उद्योग स्थापित किया जा सकता है जो बढ़ते परिवहन लागत को श्रम लागत पूरा कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 15, CBD की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। उत्तर,
केंद्रीय व्यापार क्षेत्र नगर का प्रमुख व्यापारिक स्थल एवं नगर के फुटकर विक्रय का हृदय या क्रोड होता है। यह सामान्य रूप से नगर के केंद्रीय भाग चौक में स्थित होता है, किंतु यह केंद्रीय स्थिति से दूर भी विकसित हो सकता है, जैसे समुद्र पत्तनों या नदी पर स्थित नगर में। नगरीय भूमि उपयोग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ही है, क्योंकि यहाँ फुटकर विक्रय विक्रय के लिए नगर में सभी भागों से ग्राहक आते हैं। हेराल्ड कॉर्टर ने इसे संगठनात्मक केंद्र ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहा है, जिसके लिए शेष नगर का निर्माण होता है। नगर के केंद्रीय भाग में स्थित फुटकर व्यापार के प्रमुख स्थल के लिए मर्फी एवं वॉन्स ने केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सीबीडी की संज्ञा दी है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के समानार्थी के रूप में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों में डाउनटाउन, डाउनटाउन व्यापार क्षेत्र, डाउनटाउन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, फुटकर क्रोड, रिटेल क्रोड, केंद्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र सेंट्रल कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं सीबीडी की प्रमुख विशेषताएं। सीबीडी में केंद्रीय कार्य संपन्न होते हैं, जैसे फुटकर क्रय विक्रय की दुकानें, बहुमंजिले भवन, विभिन्न प्रकार के कार्यालय, होटल, रेस्तरां तथा पैदल एवं वहनीय ट्रैफिक का सर्वाधिक संकेंद्रण सीबीडी में होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यातायात मार्गों द्वारा नगर के विभिन्न भागों से तथा बाहरी क्षेत्रों से भी जुड़ा होता है। दिन में कार्य के समय वर्किंग टाइम में यहाँ व्यक्तियों और छोटे वाहनों का जमघट लगा रहता है और यह मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई पड़ता है। रात में भीड़ समाप्त हो जाने के कारण यह क्षेत्र वीरान लगने लगता है, इसलिए इसे आवासीय दृष्टि से नगर का मृत हृदय, डेड हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। नंबर 2, नगर का प्रमुख कार्यात्मक प्रदेश होते हुए भी सीबीडी के अंदर एकरूपता नहीं पाई जाती। इसके अंदर व्यापारिक गहनता, बिजनेस इंटेंसिटी के स्थानिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सामान्यतः बड़े नगरों के सीबीडी में कार्यात्मक विशिष्टीकरण की कई उपपेटियां, उपक्षेत्र या उपकेंद्र भी पाए जाते हैं, जैसे वित्तीय क्षेत्र आदि। इसके मध्यवर्ती भाग में ऊंचे ऊंचे सुंदर भवन स्थित होते हैं, जबकि इसके सीमांत या बाह्य पेटी में गिराए जाने योग्य पुराने भवन और गंदी बस्तियां पाई जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं। नंबर 3, सीबीडी के केंद्रीय भागों में भूमि का मूल्य सर्वाधिक होता है, जो बाहर की ओर क्रमशः घटता जाता है। केंद्रीय भाग में जहां कई सड़कें आकर मिलती हैं, उसके निकट भूमि का मूल्य उच्चतम पाया जाता है। इसके समीपवर्ती क्षेत्र में पैदल यात्रियों और छोटे वाहनों की सर्वाधिक भीड़ रहती है, जहां से बाहर की ओर भीड़ कम होती जाती है। नंबर 4, नगर के शिखर क्षेत्र पीक एरिया होने के कारण सीबीडी भीड़ भाड़, शोरगुल जैसी अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहता है। व्यक्तियों और वाहनों की अधिक भीड़ के कारण यहाँ आवागमन और स्थान की समस्या प्रमुख होती है तथा वाहनों के पार्किंग के लिए स्थान नहीं मिल पाते हैं। नंबर 5, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में औद्योगिक भूमि उपयोग का प्रायः अभाव पाया जाता है। यहाँ विनिर्माण उद्योग की कुछ लघु इकाइयां ही देखी जा सकती हैं, वह भी सीबीडी के बाहरी भाग में। नंबर 6, सीबीडी में आवासीय जनसंख्या की कमी पाई जाती है। इसमें सड़कों के सामने स्थित भवनों के अगले हिस्सों, धरातली फर्शों तथा निचली मंजिलों पर आवासीय जनसंख्या पाई जाती है। आवासीय जनसंख्या के घनत्व में केंद्र से बाहर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। नंबर 7, सीबीडी की बाहरी सीमा प्रायः एक संकीर्ण पेटी के रूप में पाई जाती है, किंतु कहीं कहीं पर यह रेखा द्वारा भी सीमांकित हो सकती है। नंबर 8, सीबीडी के बाहर गंदगी से पूर्ण तथा गिराए जाने योग्य पुराने तथा जर्जर भवनों का वाला क्षेत्र पाया जाता है, जिसके लिए डिकिंसन ने अवनति पेटी जोन ऑफ
डिट्रोइरेशन और फायरे ने विक्षिप्त क्षेत्र ब्लाइटेड एरिया शब्दावलियों का प्रयोग किया है। इस बाह्य पेटी में पुराने भवनों का निर्माण भी होता है और यहाँ बहुत सी नगरीय पुनर्नवीनीकरण परियोजनाएं चलती रहती हैं। नंबर 9, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की आंतरिक संरचना और उसकी बाहरी सीमाएं स्थैतिक नहीं बल्कि गत्यात्मक और परिवर्तनशील होती हैं। यहाँ एक ओर अत्याधुनिक भवन पाए जाते हैं तो दूसरी ओर विभिन्न युगों विशेषतः मध्यकाल के निर्माण भी देखने को मिलते हैं। नगर के विकास तथा नगरीय मांग के अनुसार भवनों के विभिन्न मंजिलों के कार्यात्मक उपयोग में भी परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है। केंद्रीय कार्यात्मक इकाइयों का प्रसार ऊपरी मंजिलों की ओर ऊर्ध्वाधर तथा बाह्य सीमा की ओर क्षैतिज दोनों दिशाओं में होता है। बाहर की ओर अग्रसर सीबीडी का विस्तार सभी दिशाओं में समान नहीं होता है बल्कि यह महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे किनारे अधिक हो जाता है, जबकि अवरोध वाली दिशा में इसका विस्तार नहीं हो पाता है। ये कंप्लीट हुई विशेषताएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 16, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की उत्पत्ति और प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए तथा इसके गुण और दोषों को उजागर कीजिए। सबसे पहले मात्रात्मक क्रांति बताएंगे, फिर इसकी उत्पत्ति और प्रकृति ये बताएंगे, फिर उसके बाद इसके गुण एवं दोषों को की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं उत्तर। सांख्यिकी और गणितीय विधियों के प्रयोग व प्रमाणों का उपयोग और भौगोलिक तंत्र में इन विधियों से निष्कर्षों को निकालना ही भूगोल में मात्रात्मक क्रांति कहलाती है। भूगोल में सर्वप्रथम 1950 की दशाब्दी में बर्टन 1963 द्वारा सांख्यिकी विधियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। सांख्यिकी तकनीक आरंभ में वर्णनात्मक थी और उसमें विषम विधि का प्रवेश नहीं हुआ था। ची स्क्वायर जैसी सरल विधि से कार्य किया जाता था। कुछ दिनों पश्चात बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस का प्रयोग किया जाने लगा, किंतु 1960 की दशाब्दी से पहले भूगोल में जनरल लीनियर मॉडल का प्रयोग नहीं हुआ था। 1963 में आई बर्टन ने एक शोध पत्र द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल जियोग्राफी कनाडा की पत्रिका कैनाडियन जियोग्राफर में प्रकाशित किया। उस समय भूगोल में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग मुख्यतः किसी गणितीय मॉडल के पैरामीटर्स जैसे डिस्टेंस, डिके व ग्रेविटी मॉडल के अनुमान और उसकी सार्थकता के परीक्षण के लिए होता है। इस गणितीय मॉडल विश्लेषण को सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स ने प्रेरणा दी। प्रेरणा का दूसरा स्रोत नवचिरसम्मत अर्थशास्त्र था। इसने भूगोल को प्रादेशिक विज्ञान की अवधारणा और स्थितिजन्य सिद्धांत लोकेशन थ्योरी द्वारा प्रभावित किया। यद्यपि भूगोलवेत्ताओं ने अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र अनेक मॉडलों को प्राप्त किया, जैसे वॉन थ्यूनेन का क्रॉप इंटेंसिटी 1826 और वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन 1909, किंतु क्रिस्टालर पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने दक्षिणी जर्मनी के केंद्र स्थानों के अध्ययन द्वारा लोकेशन थ्योरी को भूगोल में लोकप्रिय सिद्धांत बनाया था। इसी आधार पर अमेरिका के नगर भूगोलवेत्ताओं ने नगरों के सैद्धांतिक मॉडलों की रचना की। एकरमैन ने अपने शिष्यों को सांस्कृतिक प्रक्रिया और व्यवस्थित भूगोल में मात्राकरण के लिए प्रोत्साहित किया। वीवर ने मिडिल वेस्ट यूएसए में फसल संयोजन प्रदेश क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन जिसके मानक विचलन विधि के माध्यम से मात्रात्मक क्रांति कृषि भूगोल में फैली। हैंगर स्ट्रैंड ने नवोन में इस प्रक्रिया में रुचि ली और एक सामान्य स्टोचास्टिक मॉडल को जन्म देकर विसरण प्रक्रिया को समझाया। यह गणितीय संभावना सिद्धांत प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर आधारित था, जहां जनसंख्या में बेतरतीब विचलकों रैंडम वेरिएबल्स का योग रहता है। आनुपातिक अध्ययनों से पता चलता है कि मनुष्य का दो नगरीय केंद्रों में संचलन उनकी जनसंख्या के आनुपातिक होता है। स्टीवर्ट ने यह संकेत दिया कि इस आनुभविक सामान्यीकरण और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम
के मध्य समान आकार अथवा संरचना संबंध है। इसके पश्चात इस अवधारणा को गुरुत्व प्रतिमान ग्रेविटी मॉडल के नाम से जाना जाने लगा। विषय की अन्य शाखाओं जैसे जनसंख्या, प्रादेशिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल में कई तकनीकें धीरे धीरे प्रवेश कर गईं। सारांशतः 2 दशाब्दियों तक मात्रात्मक तकनीकों का प्रसार 1960 के बाद फैलता गया। ब्रिटेन में रिचर्ड चार्ले और पीटर हैगेट ने नई पीढ़ी के भूगोलवेत्ताओं को इस क्रांति से जोड़कर भौगोलिक प्रारूपों, स्थानीय प्रतिरूपों, स्पेशियल रिलेशन एंड जियोग्राफिकल पैटर्न्स को स्पष्टता के साथ विश्लेषित किया। अब देखते हैं मात्रात्मक विधियों के गुण। भूगोल में मात्रात्मक विधियों के प्रयोग व गणितीय एवं सांख्यिकी अध्ययनों के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, ये तकनीकें पूर्णतः अनुभवाश्रित प्रयोगजन्य प्रेक्षणों इंपीरिकल ऑब्जर्वेशंस पर आधारित हैं। इनका जल्दी सत्यापन और पुनः जांच हो सकती है। नंबर 2, सांख्यिकी तकनीकों से आंकड़ों के समूहों को, तथ्यों व कारकों को कम करने, छोटा बनाने और सरलता से संभालने में सहायता मिलती है। नंबर 3, पूर्वानुमानों के लिए आंकड़ों को अंतर्वेशित करना और उनका अनुरूपण, सिमुलेशन व कर व्यवहार में लाना इन तकनीकों से सरल बन गया है। नंबर 4, भौगोलिक तंत्र को इनके द्वारा सरल बना दिया है। ये विवरणों और विश्लेषणों को अधिक विश्वसनीय बनाने में प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। नंबर 5, मात्रात्मक तकनीक द्वारा भौगोलिक संस्थानों की स्थितियों के सिद्धांतों का सरलीकरण हुआ है तथा कृषि भूमि उपयोग की गहनता तथा भू आकारों के सोपानों का विकास प्रस्तुत किया जाना संभव हुआ है। नंबर 6, ये तकनीकें एक ऐसे फ्रेम को बनाने में सहायक हुई हैं जिससे सैद्धांतिक कथनों को प्रस्तुत किया जा सके। नंबर 7, भाषा में निरर्थकता को सटीक व संक्षिप्त बनाने में ये तकनीक उपयोगी बनी है। नंबर 8, इनमें आंकड़ों का वस्तुनिष्ठ मापन संभव हुआ है। नंबर 9, इनसे बनाए गए मॉडल पूर्वाग्रह और पक्षपात से जकड़े नहीं होते और निगम व सिद्धांत निरूपण में सहायक हैं। नंबर 10, ये तकनीकें यथार्थ पर आधारित है जिनमें धर्मांधता, रूढ़िवादिता और दुरूहता के दोष नहीं हैं। अब देखते हैं मात्रात्मक विधियों के दोष। भौगोलिक अध्ययनों में सांख्यिकीय तकनीकों और मात्रात्मक विधियों के निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1, मात्रात्मक क्रांति की दार्शनिक सोच यथार्थवाद पर आधारित थी। यह विज्ञान को आध्यात्म व धर्म से अलग करता है। यह स्थान विषयक विज्ञान की विधि को स्थान की ज्यामिति से जोड़कर उसकी मूल भावना को समाप्त करता है। नंबर 2, सिद्धांतों और मॉडलों के निर्माण में भावनाओं, विश्वासों, धार्मिक आस्था, रीति रिवाजों, अभिवृत्ति, आशा निराशा, इच्छा अनिच्छा, जीवन मूल्यों, संस्कारों आदि का कोई स्थान नहीं है, किंतु मानव और वातावरण इनसे ही पूर्ण है। एक बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। अतः सिद्धांत व मॉडलों द्वारा मानव व उसके वातावरण को स्पष्ट करने का प्रयास हास्यास्पद है। नंबर 3, मात्रात्मक विधियों द्वारा प्रदेश का विश्लेषण अवस्थितिक रूप से करने पर बल दिया जाता है, किंतु ऐसा विश्लेषण भेदभाव को जन्म देता है। इसमें प्रदेश में 2-4 स्थितियों पर संसाधनों के समागम की सुविधा को पहचान कर वहां उद्योगों आदि का विकास संभव बनाता है। प्रदेश के ऐसे क्षेत्र व स्थित बिंदु तो धनी व आर्थिक दृष्टि से संपन्न बन जाते हैं, जबकि अन्य बिंदुओं की आर्थिक स्थिति पिछड़ी बनी रहती है। संपन्न अधिक संपन्न तथा निर्धन होते चले जाते हैं। इस प्रकार प्रदेश में अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जाती है। नंबर 4, स्वचालित प्रौद्योगिकी व मशीनीकरण मात्रात्मक क्रांति के सहायक दोष हैं। प्रदेश में इसके आगमन से बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है और निरर्थक उत्पादन को जन्म देता है। नंबर 5, मात्रात्मक तकनीकों के प्रयोग से विकसित मॉडलों ने मानवों की निर्णय लेने की क्षमता को निरस्त करके रखा है। मानव एक निश्रेष्ठ पैसिव एजेंट बन गया है। यह मॉडल अधिकांश रूप में आर्थिक नियतिवाद जैसे परिणामों की ओर ले जाते हैं। नंबर 6, मात्रात्मक तकनीकों के प्रयोग में लाने से उच्च स्तरीय ज्ञान, विश्व स्तरीय आंकड़ों इत्यादि की आवश्यकता होती है।
ऐसी सुविधाएं विकासशील देशों में उपलब्ध नहीं हैं। अतः मॉडल भौगोलिक यथार्थता के बारे में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। अतः भूगोल में इन मात्रात्मक तकनीकों द्वारा लोकव्यापी नियमों का निर्माण संभव नहीं है। प्रत्येक प्रदेश के मानव समुदायों के व्यवहार को यंत्रवत रचे सांख्यिकीय मॉडल नहीं व्यक्त कर सकते। हैकिंग के अनुसार प्रकृति के नियम प्रकृति द्वारा खेले गए पासे के समान जुआ हैं, वह विज्ञान के नियमों से संचालित नहीं है। ठीक है, अभी एआई जो है वो मात्रात्मक क्रांति का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो उसके लाभ एवं हानि के संदर्भ में चर्चा की जा सकती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 16, एक तर्क संगत विवरण प्रस्तुत कीजिए कि वैश्विक तापन के प्रभाव की पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग के बीच भिन्नता किस प्रकार होती है। उत्तर, भूमंडलीय तापन का संबंध, इसमें सबसे पहले क्या बताएंगे, वैश्विक तापन पृथ्वी के एक भाग से दूसरे ये जो है भिन्नता फिर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, भूमंडलीय तापन का संबंध वायुमंडलीय तापमान में होने वाली क्रमिक वृद्धि से है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमंडलीय विकिरण संतुलन में परिवर्तन आ जाता है। मानवीय प्रक्रियाओं से अलग उत्पन्न भूमंडलीय तापन के कारण वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर जलवायु में परिवर्तन होने लगते हैं। पिछले 100 वर्षों में सतही वायु तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हुई है और इस अवधि में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि दर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस रही है। पर्यावरणीय प्रदूषण के सर्वाधिक जिम्मेदार कारणों में जीवाश्म ईंधन का दहन और औद्योगिक रसायन है। औद्योगिक क्रांति के समय से ही जीवाश्म ईंधन का व्यापक प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के केंद्रीकरण में वृद्धि होने लगी। इसके अलावा नाइट्रस और गंधकीय गैसों का वायुमंडल में उत्सर्जन तथा बाद में उनका जमाव पृथ्वी पर और जलीय अम्लीकरण का मुख्य कारण बन चुका है। उद्योगों से निकलने वाले रसायनों से वायुमंडल जो प्रदूषण जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर्यावरण परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, जैसे क्लोरोफ्लोरो CFC जो समताप में ओजोन परत को प्रभावित करता है। बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की पारिस्थितिकी व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। हाल के अध्ययनों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भूमंडल के तापक्रम में वृद्धि जैविक क्षेत्र को प्रभावित करती है। कुछ अध्ययनों ने यह प्रदर्शित किया है कि 1960 के औसत तापमान में वृद्धि के कारण उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में बसंत का आगमन जल्दी हो गया और शीत ऋतु देर से आई। इसके कारण बुआई की ऋतु बसंत में लगभग 7 दिनों पूर्व आ गई और यह पतझड़ तक 2 से 4 दिनों तक आगे चलती रही। कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर सहित यह बढ़े हुए बुआई के मौसम अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया, उत्तरी यूरोप, रूस और चीन के उत्तरी भागों सहित एक बड़े क्षेत्र में अधिक पौधों फसलों को उत्पन्न किया गया। गर्म तापमान के कारण उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में 10% बर्फ की कमी आई, जिसके कारण मिट्टी जल्द गर्म हो जाती है और बसंत की उपज जल्दी पक जाती है। बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता बुआई के मौसम पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा अधिक प्रभाव डालती है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में पौधवर्धक 10% से अधिक हो सकता है, जो जलवायु परिवर्तन का एक वृहद स्तर पर पारिस्थितिकी प्रत्युत्तर का सबसे अच्छा साक्ष्य प्रस्तुत करता है। फिर भी यह प्रत्युत्तर सभी क्षेत्रों में हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में उच्च तापमान और कम वर्षा मृदा की आर्द्रता के स्तरों को कम कर देते हैं, जो वास्तव में कृषि की वृद्धि और उपज दोनों को नष्ट कर देती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि जैसे ही भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती जाएगी, पौधों और पशुओं की जातियों के भौगोलिक क्षेत्र बेहतर तापक्रम दशाओं को बनाए रखने के लिए ध्रुवों या उच्च पर्वतों की ओर खिसकते जाएंगे। अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, पर्यावरण ह्रास की एक अन्य बड़ी समस्या है। पर सन 1987 के अनुसार अम्लीकरण ने हमारे पर्यावरण को 1960 के दशक से खतरा उत्पन्न कर दिया है, जब स्कैंडिनेवियाई देशों ने पर्यावरण वैज्ञानिकों
ने वर्षा में अम्लीकरण से हो रहे प्रभाव के कारण समुद्र तथा झीलों में मछलियों की मात्रा में कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। अम्लीय वर्षा के निर्माण में नाइट्रोजन ऑक्साइड, विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और विशेषकर नाइट्रस ऑक्साइड NO मुख्य हैं। अम्लीकरण में बादलों में pH राशि उत्पन्न कर देता है और एकत्र किए गए पानी में 2.6 pH मूल्य तक की न्यूनता पाई जाती है। प्रदूषण स्रोत स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर अम्ल युक्त वर्षा जल एकत्रित कर लिया जाता है और इस अम्ल वर्षा से वनों और मछलियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के अनेक प्रदेश हैं जहां अम्लीकरण की अधिक मात्रा पाई जाती है, जैसे स्कैंडिनेविया, उत्तरी यूरोप, पूर्वी कनाडा, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तरी पूर्वी अमेरिका और एशिया पैसिफिक हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि ऊर्जा उत्पादन केंद्र के पास SO2 का निक्षेपण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा लगभग 5 गुना अधिक होता है, जिसके कारण गेहूं की फसल 50% उस क्षेत्र से कम होती है जो ऊर्जा केंद्रों से 22 किलोमीटर दूर थे। ग्रीन हाउस गैसों के एकत्रीकरण में वृद्धि और अम्लीकरण, जिसने पर्यावरण परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ की, के अलावा मानवीय क्रियाओं ने समताप मंडल में ओजोन परत में परिवर्तन किया है। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को छानने का कार्य करती है और इस प्रकार पराबैंगनी विकिरण जो त्वचा कैंसर और आंखों के मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को बढ़ाती है के लिए पर्दे का कार्य करती है। ओजोन गैस क्षीण होने के महत्वपूर्ण आंकड़े सर्वप्रथम फारमन 1985 ने दिए, जो ब्रिटिश अंटार्कटिका अन्वेषण दल का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि सन 1977 से प्रत्येक बसंत अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में एक ओजोन छिद्र हो जाता है और यहाँ ओजोन की मात्रा 40% तक कम हो जाती है। इसके बाद कैर ने विचार प्रस्तुत किया कि अंटार्कटिका वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत क्षीण हो गई क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध अधिक घना बसा क्षेत्र है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम दिखाई देने को इन तथ्यों से स्पष्ट किया गया है कि विश्व के अनेक भागों में क्षैतिज हवाएं चलती हैं और इन पवनों में अनेक रसायन मिले रहते हैं, किंतु संचार प्रतिमान इस प्रकार का है कि शीत ऋतु में दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप पर स्थित वायु राशि पृथ्वी के उष्ण भागों की ओर वायु प्रवाहों द्वारा प्रवेश नहीं कर पाता है। सूर्य प्रकाश और वायुमंडलीय मिश्रण के अभाव में CFC का कार्य ओजोन को नष्ट करना है। इस प्रकार बढ़ा हुआ ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्लीकरण और ओजोन परत की क्षीणता सभी वायुमंडलीय प्रदूषण के उदाहरण हैं। ये सभी औद्योगिकरण, नगरीकरण और वनोन्मूलन के परिणाम हैं, जिसमें वैश्विक तापन में वृद्धि होती है, जिसका दुष्प्रभाव पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है। इसका प्रभाव भारत में भी देखा जाता है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, है ना, कहीं वृष्टि तो कहीं अनावृष्टि। उसके संदर्भ में इस कॉन्सेप्ट को लागू, जब भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो भारत के संदर्भ में लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 17, भूवैज्ञानिक संरचना का भू आकृतियों पर प्रभावी नियंत्रण होता है और यह उनमें प्रतिबिंबित भी होती है, चर्चा कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त कथन भौमिकी संरचना की संकल्पना में WD थॉर्नबरी द्वारा कहा गया है। यहाँ भूवैज्ञानिक संरचना का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। इसके अंदर न केवल चट्टानों के प्रकार, वलन, भ्रंश, असमविन्यास, चट्टानों के स्तरों की व्यवस्था आदि शामिल है, बल्कि चट्टानों की कठोरता, पारगम्यता, घुलनशीलता, जोड़ों की उपस्थिति, संस्तरण सतह, चट्टानों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इत्यादि भी शामिल हैं। अतः संरचना का प्रभाव न केवल उच्चावच के सामान्य प्रारूप पर पड़ता है, बल्कि किसी क्षेत्र की सूक्ष्म स्थलाकृतियों का निर्धारण भी वहां की चट्टानों और उनकी स्तर व्यवस्था से होता है। लेकिन जब हम मानते हैं कि यह चट्टानें प्रतिरोधी या कठोर हैं तथा अन्य चट्टानें कमजोर या मुलायम हैं, तो हम इन शब्दों
का प्रयोग भू आकृतिक प्रक्रमों के संदर्भ में सापेक्षिक अर्थ में करते हैं, क्योंकि एक ही चट्टान कुछ दशाओं में प्रतिरोधी तथा अन्य दशाओं में कमजोर हो सकती है और विभिन्न जलवायु दशाओं में इसकी कठोरता में अंतर मिलता है। अर्थात स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले कारकों में भौमिकी संरचना महत्वपूर्ण कारक होती है। किंतु यह तथ्य हमेशा सत्य नहीं होता, क्योंकि कभी कभी अनाच्छादन प्रक्रम इतने अधिक सक्रिय हो जाते हैं कि वे भौमिकीय संरचना पर हावी हो जाते हैं तथा समस्त भाग एक समतल सतह में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कठोर या कोमल चट्टान का महत्व जाता रहता है। ये एक कथन है, थॉर्नबर्री ने कहा है। इसको उन्हीं के कथन के संदर्भ में पूरा इलोबरेट करना है। इसी आधार पर कहा जाता है कि कभी कभी भौमिकीय संरचना स्थल रूपों का निर्माण निष्क्रिय तत्व द्वारा होता है। इसी आधार पर E.H. ब्राउन ने कहा है, स्थल रूपों के विकास में भौमिकीय संरचना को महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक मानना एक प्रवृत्ति है और निश्चय ही यह तथ्य कई बार सत्य भी होता है, परंतु संरचना सदैव मुख्य नियंत्रक नहीं होती और वह भी अकेले ही। भूपटल के अपक्षय और अपवर्तन की दर पर संरचना तथा चट्टानों की प्रकृति की भिन्नताओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रियाएं विभिन्न गति से कार्य करती हैं। किंतु जलवायु दशाएं स्थानीय तापमान और वर्षा, मिट्टी की आर्द्रता, वानस्पतिक आवरण इत्यादि प्रक्रमों की सक्रियता दर को प्रभावित करती हैं। इस संकल्पना से 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। नंबर 1, चट्टानों की संरचनाएं उनके ऊपर विकसित स्थलाकृतियों से बहुत अधिक पुरानी हैं और सामान्य रूप से संरचनाओं के निर्माण के बहुत समय बाद उन पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। नंबर 2, भू आकृतियों की व्याख्या संरचना और प्रक्रम दोनों के गतिशील संबंध में ही की जा सकती है। नंबर 3, संरचना में विभिन्नता के कारण विभिन्न चट्टानों के क्षेत्रों में प्रक्रमों की तीव्रता में स्थानीय तथा प्रादेशिक स्तर पर अंतर मिलता है। प्रक्रमों के विभिन्न गति से कार्य करने के कारण धरातल पर अधिकांश उच्चावचों का निर्माण हुआ है। बालू पत्थर एक अतिप्रवेश्य चट्टान है, जबकि सेल एक अप्रवेश्य चट्टान है। बालू पत्थर चट्टानी क्षेत्र में वर्षा का अधिकांश जल भूमिगत हो जाता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में नदियां तथा उसकी सहायक नदियों की संख्या कम होती है तथा नदियों की घाटियां उथली होती हैं। इसके विपरीत सेल चट्टान के क्षेत्र में धरातल पर पानी एकत्र होता है, इसलिए एक नदी की अनेक सहायक नदियां होती हैं तथा घाटियां गहरी और सुनिर्धारित होती हैं। चट्टानों की पारगम्यता उनके संभेद, ज्वाइंट तथा संस्तरण सतह अर्थात जोड़ की सतह पर भी निर्भर करती है और इनके सहारे ग्रेनाइट, नाइस तथा चूना पत्थर जैसी चट्टानों में पानी अंदर तक प्रवेश कर जाता है और इनमें अनावृत्तीकरण सरलता से होता है। कुछ चट्टानें घुलनशील होती हैं, जैसे चूना पत्थर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पानी में आसानी से घुल जाता है। जब चूना पत्थर के क्षेत्रों में पानी जोड़ों के सहारे भूमिगत हो जाता है तो अंदर चट्टानों के गलने से नालियों तथा कंदराओं का निर्माण होता है और पानी का बहाव धरातल के नीचे होने लगता है। परिवर्तित चट्टानें प्रायः अन्य प्रकार की चट्टानों की अपेक्षा अधिक कठोर और गठी हुई होती हैं। आसानी से उनका क्षय नहीं होता, इसलिए स्लेट, नाइस, क्वार्टजाइट, शिस्ट इत्यादि चट्टानें पहाड़ी, पर्वत अथवा ऊंचे पठार बनाती हैं। आग्नेय चट्टानें जो पृथ्वी के अंदर बनती हैं, ऊपर की अपेक्षा मुलायम चट्टानों के अनावृत्तीकरण के बाद पृथ्वी की सतह पर दिखाई देती हैं। ग्रेनाइट प्रायः बड़े क्षेत्र में स्थूल रूप में पाई जाती हैं तथा ये चट्टानें गुंबद बनाती हैं। ग्रेनाइट तथा नाइस की गुंबद छोटा नागपुर पठार तथा भारत के दक्षिण में बहुत मिलते हैं। इस प्रकार स्थूल चट्टानों जैसे गैब्रो, नाइस इत्यादि सभी के किनारे आसानी से टूटते जाते हैं, इसलिए इनसे उत्पन्न स्थलाकृति गोलाकार होती हैं। इस प्रकार भूवैज्ञानिक संरचना का भू आकृतियों पर प्रभावी नियंत्रण होता है, किंतु इसके लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 18, हिमालय में जल मौसम विज्ञानी हाइड्रोमीटियोलॉजिकल खतरों को स्पष्ट कीजिए। इसमें हिमालय के संदर्भ में पूरा चर्चा करना, ठीक है। जल मौसम विज्ञानी खतरे जो भी हैं उनके पहले ये घटनाएं क्या होती हैं इनको बताना है, उसके बाद खतरे स्पष्ट करने हैं। उत्तर, जल मौसम विज्ञानी खतरों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं तथा वायुमंडलीय, हाइड्रोलॉजिकल या समुद्री घटनाओं को शामिल किया जाता है, जैसे बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, मरुस्थलीकरण, बादल फटने की घटनाएं इत्यादि। हिमालयी क्षेत्र में जल मौसम संबंधी खतरों में बाढ़, बादल फटना, हिमस्खलन, सूखा तथा शीतलहरें हैं। नंबर 1, हिमालय में बाढ़ का खतरा। अब इनको एक एक करके देखते हैं। पोट्सडैम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बढ़ते तापमान के कारण हिमालय क्षेत्र के हजारों प्राकृतिक झीलों पर बाढ़ का खतरा बताया है। पृथ्वी पर जलवायु में तेजी से परिवर्तन को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हिमालय क्षेत्र पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं तथा प्राकृतिक झीलें बन रही हैं। पानी पहाड़ों से नीचे की ओर अपना रास्ता बनाते हुए बहता है और नीचे बहने वाली धाराओं में बाढ़ का खतरा बढ़ा देता है, क्योंकि इन झीलों का किनारा प्राकृतिक तत्वों से बना होता है जिसे मोराइन कहा जाता है। इसके किनारे ढीली चट्टानें और बर्फ से बने होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे यह बर्फ पिघलती है, किनारे की चट्टानें पानी के लिए रास्ता दे देती हैं, जो कि बाढ़ का कारण बनता है। वर्तमान में ग्लेशियर झील से आने वाली बाढ़ का कारण बनता है। वर्तमान में ग्लेशियर झील से आने वाली बाढ़ का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है और हिमालय क्षेत्र की करीब 5000 झीलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 2013 की केदारनाथ बाढ़ त्रासदी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगला देखते हैं, हिमालय में बादल फटना। हिमालय में बादल फटना। हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं सामान्यतः होती रहती हैं, जिसके कारण भूस्खलन और बाढ़ की विनाशकारी घटनाएं भी होती रहती हैं। हिमालय में बादल फटने की घटनाएं भी अधिक विनाशकारी होती जा रही हैं। ये घटनाएं प्रायः मानसून वर्षा काल के प्रारंभ या अंत में होती हैं, किंतु कभी कभी बसंत के बाद भी हो जाती हैं। बादल फटने के कारण एक सीमित क्षेत्र में थोड़े समय के लिए अतिवृष्टि होती है, जिससे विस्तृत क्षेत्रों में भूस्खलन होता है। यह स्खलित शैल मलबा घाटियों में जल मार्गों को अवरुद्ध कर देता है तथा नदी एक अस्थायी जलाशय बन जाती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जिससे घाटियों में बसे गांव, खेत, वन एवं सड़कें नष्ट हो जाती हैं और इन क्षेत्रों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी सिक्किम में जो है भूस्खलन हुआ है ना, तो उसके संदर्भ में उदाहरण दे सकते हैं। नंबर 3, हिमस्खलन। हिमस्खलन एवलांच किसी ढाल वाली सतह पर तेजी से हिम के बड़ी मात्रा में होने वाले बहाव को कहते हैं। ये सामान्यतः किसी ऊंचे क्षेत्र में उपस्थित हिमपुंज में अचानक अस्थिरता होने के कारणों में ढलान के ऊपर हिम का बढ़ना और इस स्थिति में उस पर वर्षा या हिमपात होना भी है। कभी कभी हिमपुंज के ऊपर से गुजरते हुए लोगों या जानवरों अथवा बम विस्फोट और भूकंप से भी हिमस्खलन से अक्सर जनधन की हानि होती रहती है, जिसमें कभी कभी पर्वतारोहियों की भी हिमस्खलन से मृत्यु हो जाती है। नंबर 4, हिमालय में सूखा। ग्रीन हाउस गैसों और जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हिमालय क्षेत्र पर पड़ा है। वर्ष 1970 की तुलना में 2030 तक हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औसत तापमान 1.7 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा एवं सूखा दोनों की निरंतरता या प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव यहाँ की प्रमुख बागानी फसल सेब की खेती पर पड़ेगा। अगला क्या है, नंबर 5, हिमालय क्षेत्र की शीतलहर।
शीतलहर बहुत कम तापमान की लहर होती है। यह शीघ्र ही तापमान को 18 डिग्री फ़ारेनहाइट -8 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देती है। शीत ऋतु में हिमालय की चोटियों में होने वाले तुषारपात से यह स्थिति उत्पन्न होती है। तुषारपात स्नोफॉल को कहते हैं। इस कम तापमान में बहने वाली ठंडी व जानलेवा हवाओं को शीतलहर कहते हैं। इससे हिमालय क्षेत्र में कई शहर तथा उत्तरी मैदान भी प्रभावित होते हैं और यहाँ के जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शीतलहर में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नलों में पानी जम जाने की घटनाएं होती हैं, जिससे पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाता है। लोगों को ठंड तथा कोहरे की मार भी झेलनी पड़ती है। शीतलहर का बढ़ता प्रकोप प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ ज्यादा छेड़छाड़ का परिणाम है। ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन, हरियाली का घटना तथा अनियोजित विकास इसका प्रमुख कारण है। पिछले कई वर्षों से ग्रीष्म ऋतु लंबी तथा शीत ऋतु छोटी होती जा रही है, लेकिन शीत ऋतु जब भी आती है जानलेवा साबित होती है। अतः हिमालयी क्षेत्रों में इन जल मौसम वैज्ञानिक खतरों की प्रवृत्ति को कम करने के लिए मानव को संतुलित विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिससे इन खतरों की निरंतरता एवं बारंबारता में कमी आ सके। अब आगे के प्रश्नोत्तर अगले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।